हमने पहले भी बताया था, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक परीक्षा होती है और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड करीब 3500 के करीब ये लोग हैं और इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्योंकि यही वो एडवोकेट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सीधे याचिका दाखिल कर सकते हैं, एफिडेविट दाखिल कर सकते हैं और कोई भी प्लीडिंग कर सकते हैं। अपीयर कोई भी हो सकता है, लेकिन इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस बार के एग्ज़ाम में इतना टफ है, 1400 में से 207 ही सेलेक्ट हुए हैं हमारे साथ टॉप 2 में, यानी यहाँ पर नंबर 3 नहीं होता है, 1 और 2 ही होते हैं और दूसरे नंबर पर करिश्मा मारिया हैं। करिश्मा, बहुत मुश्किल हुई इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, जैसा कहा जाता है बहुत टफ एग्ज़ाम होता है ये। जी, मुश्किल तो हुई, क्योंकि ये एग्ज़ाम जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का समर वेकेशन चालू होता है उसके 3 हफ्ते बाद मिडल ऑफ जून में हो जाता है। तो आपके पास अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ में आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो मुश्किल होती है, क्योंकि आप साथ में काम कर रहे हैं और इतना सिलेबस आपको पूरा कवर करना है थॉरली, मुश्किल होती है। और इस बार जहाँ तक हमारे सुनने में आया है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने भी मेंशन किया था दैट हार्श मार्किंग किया है। तो हम सब जो लोग इस बार पास हुए हैं हम सब बहुत खुश हैं, क्योंकि हार्श मार्किंग तो हुआ है, वो देखने से भी पता चल रहा है। मुश्किल होती है, सिलेबस बहुत वास्ट है, आपके पास समय बहुत कम है, हम लोगों को आदत भी नहीं रहती इतने साल प्रैक्टिस के बाद कि हम एग्जाम लिखें, हाथ से लिखने का एग्जाम है ये पूरा। टाइम मैनेजमेंट आपका एकदम पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, नहीं तो आपका पेपर ही खत्म नहीं होगा। इफ़ यू डोंट फिनिश पेपर तो आपका पास होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। जी जी, तो बहुत बहुत बधाई भी आपको। और एक और चीज़ मैं जानना चाहता था और आम दर्शकों के लिए भी, कहते हैं कि जो डॉक्टर हैं उनके बच्चे डॉक्टर बनते हैं, आप मुझे बता रहे थे कि आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, तो आप क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड है? सर, मेरे दोनों पेरेंट्स एयरफोर्स में डॉक्टर्स थे, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, अभी भी वो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा इतना इंटरेस्ट था नहीं कि मैं भी डॉक्टर बनूं, एंड मेरे पेरेंट्स ने मेरे को पूरा सपोर्ट दिया बचपन से ही कि आपको जो करना है आप वो ही करिए, आपका जो मन है वो ही करिए। मेरा शुरू से ही एक मन था कि मैं वकालत में जाऊं, उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया। इनफैक्ट मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के जनरेशन में भी मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो भी डॉक्टर थे। सो मैंने एक अलग कदम लिया है वकालत में आके। मैं खुश हूँ। मुश्किल होती है लेकिन खुशी भी होती है। तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर, तो आपने भी काफ़ी स्ट्रगल किया होगा यहाँ पे, मतलब होता होगा आपके साथ भी बहुत लोग। सर, स्ट्रगल तो इस प्रोफेशन का एक अहम हिस्सा बन ही जाता है। तो वो अभी भी है, पहले भी था, धीरे धीरे करके थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा इजी बन जाता है। लेकिन हाँ, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, फिजिकली बहुत टैक्सिंग है, क्योंकि आप दिन भर भाग दौड़ कर रहे हैं, फिर आपको अगले दिन का प्रिपरेशन करना है। जैसे ये एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी आप दिन भर भाग दौड़ करते हैं कोर्ट में, फिर बैठेंगे शाम को पढ़ने, तो उसमें मुश्किल तो होती है बट रिवॉर्डिंग बहुत है। जी जी जी। अच्छा, आप इंजॉय कर रहे हो इस लाइफ को? मैं इंजॉय कर रही हूँ। मेरे को बहुत एक सपोर्टिव सीनियर भी मिले हैं, अपर्णा भट्ट मैम, डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने बहुत मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत एनकरेजमेंट दिया है। तो ये ज़रूरी भी है कि आपको जो एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है प्रोफेशनली, फैमिली बैकग्राउंड से, वो आपको कितना सपोर्ट कर रहा है, आपको कितना एनकरेज कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, वो बहुत अहम इसके लिए है, आपके तरक्की के लिए। जी। तो आपने क्यों सोचा, कितने साल आपको प्रैक्टिस को हो गए और किस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट आए? मुझे करीब 7 साल हो गए हैं, जून में 7 साल हो जाएंगे। मैं अपने सीनियर के साथ शुरू से हूँ उसी ऑफिस में अभी, और अभी 7 साल हो गए हैं। मैं दिल्ली में लगभग सभी कोर्ट्स में प्रैक्टिस करती हूँ। हाई कोर्ट मान लीजिए, एनजीटी, एनसीएलटी, एनसीएलटी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो दिल्ली का एक ये बहुत अच्छा वो है कि आप सारे लेवल्स के कोर्ट्स में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी करती हूँ अब यही होप है कि और करेंगे, और बन गए जी, अब जिम्मेदारी भी बढ़ गई। जी, जिम्मेदारी का तो बहुत काम है ये, क्योंकि आप हर जो कोर्ट के सामने जाता है आपका सिग्नेचर उस पर रहेगा, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे जो भी आर्ग्यूइंग काउंसिल हो, चाहे जिसने भी ड्राफ्ट किया हो, चाहे जो भी आपके साथ खड़ा हो, पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ही कंधों पे है। इसीलिए ये मेरे ख्याल से इतना स्ट्रिक्ट उसका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी लंबा है। आपको बेसिकली 4 साल कंप्लीट होने चाहिए एनरोलमेंट से, उसके बाद आपको 1 साल का ट्रेनिंग अंडरगो करना होता है किसी और AOR के साथ जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस है।
वो 1 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ही आप एलिजिबल होते हैं इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। उस एग्ज़ाम में भी 4 पेपर हैं, हर पेपर में आपको एटलीस्ट 50 मार्क्स लाने हैं और एग्रीगेट आपका हर पूरे 4 पेपर्स में 60% होना ही चाहिए जी। तो इस बार आप देखेंगे कि वो जिस तरह से मार्किंग बहुत स्ट्रिक्टली हुआ है तो लोग थोड़ा डगमगा गए हैं। मुझे भी नर्वसनेस तो थी ही, सबको ही नर्वसनेस होती है, बट क्लियर हो गया। और उस दिन मैं सुन रहा था कि सीजीआई सूर्यकांत कोर्ट में ही आप लोगों को कोड दे रहे थे, आप लोगों को बधाई दे रहे थे और कुछ सलाह भी दे रहे थे, और सबसे बड़ी सलाह ये थी एआई ड्राफ्टिंग जी। तो उससे कितना सहमत हैं आप? सर, एआई ड्राफ्टिंग एक हमें बहुत ही केयरफुल रहना है वकीलों को, क्योंकि क्या होता है, काम का प्रेशर इतना होता है, वो शॉर्टकट्स ढूंढने का ना बहुत, वो लगता तो है शॉर्टकट ढूंढिए, लेकिन जैसे आप अगर एओआर हैं, अगर एआई का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं बिना सोचे समझे, बिना केयरफुल तरीके से, तो उसका रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो पिटिशन कोर्ट के सामने जाएगा, एफिडेविट जो भी प्लीडिंग है कोर्ट के सामने जाएगा, आपकी रेप्यूटेशन, सुप्रीम कोर्ट की रेप्यूटेशन, सबका सवाल है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बहुत ही अच्छी सलाह दी कि हाँ, आपको टाइम के साथ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना है। जैसे आज की डेट में एआई का टेक्नोलॉजी है, लेकिन आपको सोच समझ के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही उसका इस्तेमाल करना है। दूसरी बात करिश्मा, मैं जानना चाहता था कि बहुत सारे लोग हैं आपके पास, हम कहेंगे कि आप थोड़ा सा आपकी फेट आपके साथ है कि आप दिल्ली बेस्ड हैं, आपकी फैमिली वेल टू डू है, आप अच्छी जगह पढ़ी हैं, दिल्ली में पढ़ी हैं, दिल्ली में ही रहते हैं। बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जो आपकी तरह दिल्ली में नहीं रहते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो इतने कैपेबल नहीं हैं। क्या ऐसे लोग भी ओआर बन सकते हैं, आपको लगता है? सर, एक खासियत इस एग्ज़ाम की ये है कि कंट्री के हर हिस्से से लोग आते हैं एग्ज़ाम देने। जैसे हम पिछले जून जब एग्ज़ाम देने बैठे, आप वहाँ एग्ज़ाम हॉल में ही सुन सकते थे कि अलग अलग भाषाएं आपको सुनाई दे रही हैं, अलग अलग एज ग्रुप, सिर्फ ये नहीं है, जैसे मेरे एज ग्रुप के तो थे ही लोग, लेकिन और आगे बड़े एज ग्रुप वाले लोग भी थे। तो उस तरह से कोई भी आके इसको अटेम्प्ट कर सकता है, लोग हर जगह से आते हैं। ये आप सही बोल रहे हैं कि अगर आप दिल्ली बेस नहीं है तो थोड़ा सा आपका अनइवन ग्राउंड पे आप खड़े हैं, लेकिन उसको आप ओवरकम भी कर सकते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत लोगों को थोड़ा नर्वसनेस तो होता ही है। जैसे अगर आप दिल्ली के नहीं हैं, अगर आप सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस से वाकिफ़ नहीं हैं, तो थोड़ा सा आपको नर्वसनेस हो सकता है, बट उसको ओवरकम भी किया जा सकता है। इतने सारे आप एओआर देखेंगे, जैसे मेरे ही सीनियर अपर्णा भट्ट जी, सीनियर बनने के पहले वो एओआर थे 20 साल के लिए। वो दिल्ली के नेटिव बन गए हैं, अब इतने सालों से वो रह रहे हैं, लेकिन वो आए तो बाहर से ही थे। तो वो तो हमेशा ही रहेगा। आप बाहर से आएंगे या फिर आप दिल्ली के नेटिव नहीं रहेंगे तो आपको एक थोड़ा सा नर्वसनेस रहेगा, बट उसको ओवरकम किया जा सकता है। आपके पास करेक्ट सपोर्ट हो, आपको एक कॉन्फिडेंस देने का सपोर्ट सिस्टम हो, तो किया जा सकता है। अच्छा सीनियर मिल जाए तो और अच्छी है। अच्छा सीनियर मिल जाए, अच्छा आपका लक भी बहुत इसमें वो लगता है। मेहनत तो है, एक लक का भी फैक्टर है, आपकी तकदीर कैसी है, वो सब महत्वपूर्ण है। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जो भी आते हैं वो सब एक ही बात कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली का कोर्ट नहीं है, ये देश का कोर्ट है। तो एक बड़ी इंस्पिरेशन होती है जब करिश्मा जैसे लोग यहाँ पर अपने परिवार की जो परंपरा चल रही है डॉक्टर बनने की, उससे अलग निकल के एक नए पेशे में आते हैं और उसमें सफलता की ओर बढ़ना भी शुरू करते हैं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।